हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आज अपन बायोमोलिक्यूल के पार्ट 12 को देखने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आज अपन जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का डीएनए, उसको अपन स्टडी करेंगे। तो लिख रखा है डीएनए वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई बाय अ स्विस बायोलॉजिस्ट। लिख रखा है जोहान्स फ्रेडरिक मिशर इन 1869 ड्यूरिंग हिज रिसर्च ऑन वाइट ब्लड सेल्स। ठीक, इसकी जगह पे अपन पस सेल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पस सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स बोलो या पस सेल्स बोलो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1869 के अंदर पस सेल के अंदर जो फ्रेडरिक मिश्र था उसने डीएनए को डिस्कवर किया था और उसने उस टाइम उसको न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम दिया था। तो ये डीएनए है। अच्छा, डीएनए की फुल फॉर्म में यदि बताऊं तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, तो इसके नाम ही पता चल रहा है कि ये कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और जो एसिडिक नेचर का होता है उस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। और की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इस पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट है, जो डीएनए की स्ट्रक्चर थी वो वॉटसन और क्रिक ने दी थी। तो इसलिए जो डीएनए है अपना वो है वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, यानी अपन जो डीएनए पढ़ते हैं वो बी डीएनए होता है। और वो बी डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो वॉटसन और क्रिक ने दी थी। तो इसीलिए उस बी डीएनए की स्ट्रक्चर या मॉडल को अपन वॉटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। तो लिख रखा है दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स। ओके, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो डीएनए होता है वो द्विरज्जु की यानी डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। Our DNA molecule has two unbranched polynucleotide strands. ओके, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। तो उसमें अपन ने देखा था कि डीऑक्सी राइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाता है तो उससे बनता है न्यूक्लियोटाइड। और जो डीएनए होता है ना, डीएनए वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। तो यानी वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से वो मिलकर के बनता है। ठीक, नेक्स्ट लिख रखा है ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स और चेन कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स linked together by phosphodiester bond. The polynucleotide strand are anti-parallel, that is run in the opposite direction. Okay, तो ये क्या कहना चाह रहा है इसको अपन एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं इस पूरी लाइन को। यहाँ पे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को बता रखा है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है पिंक कलर की, ये है डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि एक पेंटोज शुगर है। क्लियर? इसके साथ में ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है नाइट्रोजन बेस पेयर। क्लियर? और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो है फॉस्फेट। ठीक है, तो ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बना करके एक चेन बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक चेन दिखाई दे रही है, इस पूरी ये पूरी चेन दिखाई दे रही है। ओके, इस चेन का 5 डैश एंड ये रहा और 3 डैश एंड ये रहा। तो ये चेन किससे बनी है? तो आप यहाँ पे देखोगे तो मेनली इस चेन के अंदर आपको एक तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर देखने को मिल रही है, और दो डी ऑक्सी राइबोज शुगर, यानी ये वाली मान लो और एक ये वाली शुगर मान लो। तो ये दोनों शुगर जो है वो एक फॉस्फेट आयन के थ्रू अटैच हुई हुई है,
यानी इस फॉस्फेट का इन दोनों शुगर के साथ में देखो एक बॉन्ड बना हुआ है, एक इधर और एक इधर। इन बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन एक फॉस्फेट से दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बने हुए हैं इन पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर से, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड अपन मिला लेना इधर, ये दोनों बॉन्ड। ओके, तो ये दोनों बॉन्ड क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? तो ये जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आपस मिलकर के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से कनेक्ट होते हैं और देन उसके बाद में पूरी एक चेन बनाते हैं। तो ऐसा ही वैसा इसके जस्ट पैरेलल अपन बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे जस्ट इसका सीक्वेंस उल्टा रहता है। तो जैसे यहाँ पे 5 डैश था तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है? 3 डैश, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 5 डैश। बात समझ आई? अब इसमें क्या है? ये चीज़ उल्टी है। ये चीज़ उल्टी कैसे? देखो, ये चेन जो जैसे आ रही थी उसकी एंटी पैरेलल है, प्रति समानांतर है। ये इस तरीके से थी, मान लो मैं इसकी चेन को ऐसे मानता हूँ, इस तरीके से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अब ये कैसे आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? उल्टी है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। अच्छा, ये जो शुगर और फॉस्फेट की जो ये चेन बनी है, वो आपस में जो नाइट्रोजन बेस पेयर, ये नाइट्रोजन बेस पेयर, ये नाइट्रोजन बेस पेयर, ये नाइट्रोजन बेस पेयर, ये सारे नाइट्रोजन बेस पेयर, और इस चेन में ये वाले नाइट्रोजन बेस पेयर, ठीक है, इनकी हेल्प से जुड़ती है, अटैच होती है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो वो है H बॉन्ड। वो क्या है? H बॉन्ड। तो यहाँ पे अपन देखें एडिनिन थाइमिन, या फिर इसका उल्टा थाइमिन और एडिनिन, इन दोनों के बीच में तो अपने को मिलेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यदि अपन साइटोसिन और ग्वानिन की बात करते हैं, साइटोसिन एंड ग्वानिन, या इसका उल्टा ग्वानिन और साइटोसिन, तो वहाँ पे अपने को ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। देन उसके बाद में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसमें अपन इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहाँ पे अपन देखें तो एक एंड जो है वो 5 डैश एंड है और एक 3 डैश एंड है। तो ये 5 डैश और 3 डैश कैसे आया उसको समझो। जैसे कि ये पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर में ये ऊपर वाली पेंटोज शुगर की बात कर रहा हूँ, ये वाली पेंटोज शुगर, तो यहाँ पे ये नंबर है 1 नंबर कार्बन, ये है 2 नंबर कार्बन, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, और यहाँ पे ये जो अटैच है वो 5 नंबर कार्बन है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये वाला जो 5 नंबर कार्बन है, इस 5 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये फ्री एंड है, यानी यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो 5th नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने की वजह से ये कौन सा हो गया? 5th डैश एंड हो गया, क्योंकि ये यदि जब डीएनए की पूरी चेन बन जाएगी तो वो जब डीएनए खत्म होगा तो ये डैश, ये एंड जो है वो फ्री रहेगा। तो यानी पेंटोज शुगर यानी जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है का 5th नंबर कार्बन क्या रहता है? फ्री रहता है, और यदि उसके साथ बॉन्ड बनता है तो फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है। तो इस एंड को अपन क्या बोलते हैं? 5 डैश एंड। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा देखें, नीचे वाली का बात करें, नीचे वाली चेन का, इस वाली चेन का, तो यहाँ पे ये 1st नंबर कार्बन, ये 2nd नंबर कार्बन, और ये 3rd नंबर कार्बन, ये 4th और ये 5th। तो यहाँ पे अपन देखें तो 3rd नंबर जो कार्बन है वो फ्री है, और यहाँ पे यदि आएगा तो OH आएगा, जो कि आगे चल करके फॉस्फेट ग्रुप के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन करके फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बना देगा। तो ये एंड फ्री रहता है 3 डैश एंड पे। तो 3rd नंबर कार्बन फ्री रहने की वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं? 3 डैश एंड। तो 5 डैश एंड, 5 नंबर कार्बन ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे 3 डैश। यही अपन इधर देखें तो ये पेंटोज शुगर का 3rd कार्बन है, तो ये 3 डैश एंड हो गया, और ये पेंटोज शुगर का 5th नंबर कार्बन है, तो ये 5 डैश हो गया। तो दोनों चेन अपन देखें तो एक चेन ऐसी है, मान लो 5 डैश और 3 डैश यहाँ पे है, तो दूसरा एकदम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन उल्टी है ना? ये 3 डैश हो गया और ये इसका 5 डैश हो गया, और दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से कनेक्टेड है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना,
ये जो फॉस्फेट और जो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ करके जो एक कोड बनाती है ना, एक कोड ये रही और एक कोड ये रही, ठीक है। ये दोनों कोड जो है, ये दोनों जो है वो उनकी बैकबोन कहलाती है, डीएनए की बैकबोन कहलाती है। तो जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये दोनों मिलकर के कोड बनाते हैं, रज्जू बनाते हैं डीएनए की। और वो रज्जू जो है वो डीएनए की बैकबोन है, और दोनों बैकबोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि नाइट्रोजन बेस पेयर से कनेक्टेड रहता है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये बैकबोन बनाता है, यानी डीएनए की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो इसी से ही बनती है। रीढ़ की हड्डी मतलब इसकी जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, क्लियर, वहाँ से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए की होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, लिख रखा है the two strands are not coiled upon each other, but the double strand is coiled upon itself around a common axis, like a spiral staircase, which base pair forming steps, while the backbones समझ गए ना, वो फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के मिलने से जो कोड बनती है उसको बोलते हैं backbones of the two strands from railings. The backbone is formed of sugar and phosphate. तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, आगे अपन देखेंगे कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो लगभग इस तरीके का होता है। ओके, इस तरीके का होता है। तो जैसे रेलिंग होती है ना, उस टाइप की होती है। स्टेयरकेस जो होता है, अपन कह सकते हैं स्पाइरल स्पाइरल स्टेयरकेस जो होता है, तो उसमें जो रेलिंग होती है वो तो ये दोनों कोड बना लेती है, दोनों स्ट्रैंड बना लेते हैं, और इन स्ट्रैंड को आपस में कनेक्ट करने वाले जो नाइट्रोजन बेस पेयर जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वो स्टेप्स यानी जो सीढ़ियाँ होती हैं उसकी तरह वर्क करते हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। तो ये जो बीच में ये जो बना रहा हूँ वो सीढ़ियों की तरह होता है, और ये सीढ़ियों को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर जो है, जो स्ट्रैंड है, इनको रेलिंग्स की तरह माना गया है, जो दोनों तरफ होती है। क्लियर? और ये खुद ब खुद तो कॉइल नहीं होते, लेकिन एक एक्सिस के अराउंड कॉइल होते हैं। तो यदि इनमें से मैं इमेजनरी एक एक्सिस निकाल देता हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये एक इमेजनरी एक्सिस मैंने बनाई, तो इसके अराउंड क्या रहता है, डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये खुद ब खुद तो ट्विस्ट नहीं होते आपस में, लेकिन एक इमेजनरी एक्सिस के अलोंग ये क्या रहते हैं, कॉइल रहते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है, यही बात ये कह रहा है। तो देखते हैं इसका डायग्राम। ये आ गया अपना डीएनए का डायग्राम। तो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, यानी यहाँ पे आपको दो स्ट्रैंड देखने को मिल रहे हैं। एक स्ट्रैंड ये रहा और एक स्ट्रैंड ये रहा, ये दो स्ट्रैंड हो गए। और ये दोनों स्ट्रैंड क्या है, बैकबोन है ना, डीएनए की। और ये बनती किससे है, डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बनने से। ठीक है, तो ये हो गई। अब दोनों आपस में नाइट्रोजन बेस पेयर से कनेक्टेड है। तो ये बीच में आपको ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सेंट्रल एक्सिस अपने इमेजनरी यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड क्या हो रहा है, ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है तो वो स्पाइरल फॉर्म में यहाँ पे कॉइल कर रहा है। और ये वैसा ऐसा ही लग रहा है जैसे कि स्पाइरल स्टायरकेस हो, है ना, जैसे सर्पिलाकार जो सीढ़ी नुमा होता है ना स्ट्रक्चर, उसी तरीके से ये दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब एक डीएनए मॉलिक्यूल का यदि अपन डायामीटर की बात करें तो 20 एंगस्ट्रम होता है। आपको पता होगा 1 एंगस्ट्रम जो रहता है वो 10 की पावर -10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल का डायामीटर है। क्लियर? विड्थ भी कह सकते हो। इसके अलावा ये जो डीएनए कॉइलिंग करता है ना, तो इसका जब एक कॉइल कंप्लीट होता है, मतलब इस तरीके से, जैसे ये कॉइल है, ये एक्सिस है, और जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ
उस जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से कॉइल करेगा और कॉइल करके वापस उसी पॉइंट पे जब आएगा, है ना, एक कॉइल पूरा करके, तो उस समय 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल जो है वो कवर कर लेगा। यानी एक पूरा 360 डिग्री का हेलिकल ये जो कर्व पूरा करता है, तो उस कंडीशन में 1 कंप्लीट टर्न हो जाता है। यानी ये जो डीएनए का जो थ्रेड है या स्ट्रक्चर है, वो जब एक कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक कंप्लीट टर्न ले लेता है ना, उसी पोजीशन वापस आ जाता है। तो बी डीएनए के अंदर इस एक टर्न के अंदर लगभग 10 बेस पेयर जो है, 10 बेस पेयर जो है वो 1 टर्न के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी ये देखो, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ से ये पूरा कॉइल होकर के और वापस से यहाँ पे आता है, तो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है? और उस 360 डिग्री के अंदर लगभग नहीं, बी डीएनए के अंदर 10 पेयर बेस पेयर जो है वो आ जाते हैं। यानी बीच के ये जो डंडे दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ टोटल 10 जो है वो 1 टन के अंदर बेस पेयर देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो 1 टन की जो लेंथ है वो कितनी रहती है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 34। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 1 टन के अंदर जबकि 360 डिग्री का एंगल बन जाता है, तब वहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम की ये लेंथ रहती है। और मैंने कहा था कि 1 टन के अंदर टोटल बेस पेयर कितना था? 10। और उसकी लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो दो बेस पेयर बीच में कितनी लेंथ होगी? 10 जब है तो 34 एंगस्ट्रॉम है, तो दो के बीच में कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला लिख रखा है इस जगह पे कि जो पास के जो दो नाइट्रोजन बेस पेयर हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे दे रखा है ये नाइट्रोजन बेस पेयर है, और ये दो नाइट्रोजन बेस पेयर में कौन कौन सा आता है? एडिनिन, ठीक है ना, और ग्वानिन। ये दोनों तो क्या होता है? प्यूरिन होता है। ठीक है, और देन उसके बाद में थाइमीन और साइटोसिन, ये पेरिमिडीन होता है। पेरिमिडीन, क्लियर? और हमेशा प्यूरिन पिरिमिडीन से अटैच होता है। हमेशा जो एडिनिन होगा वो थाइमीन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा, और जो ग्वानिन होगा वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से अटैच रहेगा। बात समझ आ गई? यानी प्यूरिन पिरिमिडीन से अटैच रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ये अटैचमेंट से ही ये दोनों जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है वो कनेक्टेड रहती है आपस में। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे अपन देखें तो दो तरह की ग्रूव देखने को मिल रही है। देखो, एक ये ग्रूव छोटी है, लेकिन एक ये ग्रूव यहाँ पे देखो, ये बड़ी ग्रूव है, मेजर ग्रूव। यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटी ग्रूव है, ये बड़ी ग्रूव है, ये छोटी ग्रूव है, ये बड़ी ग्रूव है ना। तो इनको बोलते हैं मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। तो ये वाली जो है माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव है, ये माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव है। इस तरीके से ये चलता रहे। इस साइड भी अपने को ऐसा देखने को मिलता है। तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? तो ये पूरा डीएनए है। नेक्स्ट लिख रखा है, द नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द शुगर फॉस्फेट बैकबोन बट फेस इनसाइड। तो आप देख पा रहे हो, यदि आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे प्रीवियस डायग्राम में, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, मान लो इस पॉइंट को देखो, तो जो शुगर की जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो बैकबोन है, यानी ये मैं बैकबोन मान लेता हूँ, ये बैकबोन, ये डीएनए की डबल स्टैंडर्ड है, यानी ये एक बैकबोन हो गई, एक बैकबोन। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन बेस पेयर कर रहा है। तो आप थोड़ा ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों जो बेस पेयर, मतलब ये जो बेस पेयर रहते हैं, ये बेस पेयर जो है वो इस कोड के या ये जो बैकबोन है इसके परपेंडिकुलर है, लगभग 90 डिग्री का, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये, है ना। लेकिन ये इनसाइड की तरफ होते हैं, यानी दोनों स्टैंड में इनसाइड की तरफ, ये इस साइड होगा तो ये इस साइड की तरफ होगा, आउटसाइड नहीं। ऐसा कभी आपको नहीं देखने को कि नाइट्रोजन बेस पेयर यहाँ ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसा
कभी नहीं होगा, इनसाइड लगे रहते हैं, होते हैं इस शुगर फॉस्फेट वाली जो चेन है जिसको बैकबोन बोल रहे हैं, उसके नाइट्रोजन बेस पेयर जो है वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन आउटर साइड नहीं होते, इनर साइड एक दूसरे को फेस करते हैं। क्लियर? तो यही लाइन ये बता रहा है कि द नाइट्रोजन बेसेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर, लगभग परपेंडिकुलर ही होते हैं, लेकिन इनमें जो किस साइड होता है, फेस किस साइड होता है, इनसाइड फेस रहता है। क्लियर? अंदर की तरफ। नेक्स्ट दे रखा है द बेस पेयरिंग इज स्पेसिफिक। यस, ये जो प्यूरिन पिरिमिडिन्स आपस में ये अटैच रहते हैं, ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यानी इसमें रहता है कि कितने टाइम्स ये रिपीट होंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी, मतलब एडिनिन और थाइमिन के बाद, मतलब यहाँ पे अपन देखें इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे स्पेसिफिक है, ए यहाँ पे आया तो इधर टी आ जाएगा, फिर यहाँ टी आ गया, फिर से टी आ गया, फिर जी आ गया, तो ये जो सीक्वेंस रहता है ये स्पेसिफिक होता है हर एक डीएनए का। क्लियर? लिखा हुआ है एडिनिन इज ऑलवेज पेयर्ड विद द थाइमिन, है ना, मैं यहाँ पे बता रखा है एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ आएगा, और इसका उल्टा भी सही है, यानी थाइमिन के साथ हमेशा क्या आएगा, एडिनिन आएगा। इसी के साथ में ग्वानिन के साथ में हमेशा क्या रहता है, साइटोसिन रहता है। यहाँ पे आप देख लो ये ग्वानिन है, इसके साथ में साइटोसिन आया है, और इसका उल्टा, यानी साइटोसिन आएगा तो ग्वानिन उसके साथ आएगा। क्लियर? नेक्स्ट लिख रखा है thus all base pair consist of one purine and one pyrimidine। आपको पता है जो एडिनिन और ग्वानिन होते हैं वो प्यूरिन होते हैं, तो क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। लेकिन यदि अपन बात करें साइटोसिन और थाइमिन की, तो ये कैसे होते हैं, पिरिमिडिन होते हैं। ये क्या होते हैं, पिरिमिडिन्स होते हैं। तो ये पिरिमिडिन्स और प्यूरिन एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ए आएगा तो उसकी जगह टी आ जाएगा, मतलब ए प्यूरिन होगा तो उसके सामने टी पायरिमिडीन आ जाएगा, और जी होगा तो उसके सामने सी पायरिमिडीन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है। लिखा हुआ है वंस द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ ए डीएनए double helix is known, the sequence of bases in the other strand is also known because of the specific base pairing। yes, अब अपने को पता है ए के सामने हमेशा टी आता है और जी के सामने हमेशा सी आता है। क्लियर? तो यदि अपने को किसी एक स्टैंड का भी, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, किसी एक सिंगल स्टैंड, या तो इसका बात कर लो या इसका बात कर लो, दोनों में से किसी का भी अपने को एक का भी सीक्वेंस पता चल जाता है कि यहाँ ए है, यहाँ टी है, टी है, जी है और सी है, तो उसका दूसरा स्टैंड का खुद ब खुद अपन उसका जो नाइट्रोजन बेस पेयर का सीक्वेंस है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पे ए है तो ए के सामने हमेशा टी आता है, तो सामने वाले में क्या रहा होगा, टी रहा होगा। यहाँ टी है तो सामने वाले में क्या रहा होगा, ए रहा होगा। इस तरीके से यहाँ टी है तो ए, जी है तो सी, और सी है तो जी। तो एक का भी पता चल जाए तो दूसरे का अपने को पता चल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है द टू स्ट्रैंड ऑफ ए डीएनए डबल हेलिक्स आर थस सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री नॉट आइडेंटिकल। ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड ये दोनों एक दूसरे के एक जैसे नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, समान नहीं है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, जैसे मैंने यहाँ बताया ए के सामने क्या आता है, टी आता है। क्लियर? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो यहाँ पे शुगर वगैरह तो वो सेम रहता है, फॉस्फेट वगैरह वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन चेंजिंग किसकी वजह से आती है, चेंजिंग आती है नाइट्रोजन बेस पेयर से। तो नाइट्रोजन बेस पर एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री देखने को। क्लियर? तो ये जो है वो आपका डीएनए का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या लिखा है डीएनए में। द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड strands are held together in their helical structure by hydrogen bonding between bases in opposing strands. Adenine and thymine forms 2 hydrogen bond and guanine and cytosine form 3 hydrogen bond। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, एडिनिन और थाइमिन तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन एंड साइटोसिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है वन एंड ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉल्ड 5' where the 5th कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर इज फ्री।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पेंटोज शुगर का 5th नंबर कार्बन क्या रहता है, फ्री रहता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं 5'। देन लिखा है द अदर एंड इज कॉल्ड 3' वेयर द 3rd कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर इज फ्री। तो यहाँ पे आप देखो ये 3rd नंबर कार्बन, 1st 2nd 3rd, तो इसको अपन क्या बोलते हैं 3' एंड। इसी तरीके से यहाँ पे 3' और यहाँ पे 5', क्योंकि ये क्या है एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। तो डीएनए में एक जगह 5' होगा तो दूसरी जगह 3' होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 5' पास पास आ गए, 3' पास पास आ गए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान। नेक्स्ट दे रखा है एट ईच बेस पेयर द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री जो एंगल बनता है। 1 full turn of the helical strand means 360 degree would involve 10 base pair। ठीक है, that is 1 turn of 360 degree of the helical strand has about 10 nucleotides on each strand of DNA। The base pair in DNA are stacked 3.4 angstrom apart, thus pitch of the DNA is 34 angstrom as 10 base pair occupy a distance of about 34 angstrom। तो कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो डीएनए की 1 कॉइल होती है, ठीक है ना, तो डीएनए की 1 कॉइल होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 360 का एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से कॉइलिंग हुई और ऐसे चली वापस 360 डिग्री। तो यहाँ से जो इस तरीके से जो कॉइलिंग होती है वापस से, ये जो पूरा कॉइल बनता है उसमें 1 टन के अंदर यानी 360 डिग्री एंगल के अंदर, यहाँ 360 डिग्री एंगल हो गया, वहाँ पे 34 एंगस्ट्रम मैंने बताया था हाइट ये कवर करता है। और उस 34 एंगस्ट्रम के अंदर टोटल जो बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये बेस पेयर टोटल जो होते हैं वो होते हैं 10 बेस पेयर आते हैं इसमें। ओके, और एंगल कितना बनता है इसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो दो जो पास पास में जो बेस पेयर है उनकी बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रम, और जो 360 डिग्री का एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा 36 डिग्री का एंगल। तभी तो 10 बेस पेयर में 36 पे एंगल यदि सेट होगा तो 10 बेस पेयर के बाद में पूरा 360 डिग्री का एंगल कवर हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये चीज़ आपको पता है तो आप एक सिंगल मतलब 2 सिंगल बेस पेयर के बीच में एंगल और उनके बीच की डिस्टेंस को बता सकते हो। डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रम और बेस जो एंगल होगा वो 36 डिग्री। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिख रहा है दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द अबाउ मेंशंस साइलेंट फीचर इज नॉन एज बीडीएनए। मैंने शुरुआत में बता दिया था कि जो वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था उसको अपन क्या बोलते हैं बीडीएनए बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 1 टन के अंदर 10 बेस पेयर आते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो वो बीडीएनए का है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे अपने को कुछ डीएनए की फॉर्म्स दे रखी है और यहाँ पे दे रखा है कि उस कौन से डीएनए की फॉर्म के अंदर 1 टन के अंदर कितने बेस पेयर हैं और उसकी कॉइलिंग की डायरेक्शन क्या है वो दे रखा है। तो सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है ए फॉर्म। ठीक है, तो ए फॉर्म में जो बेस पेयर का नंबर होता है पर टन 11 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, 11 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। क्लियर? और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है राइट हैंडेड होती है। ओके, इसकी कॉइलिंग राइट हैंडेड देखने को मिलती है आपको। फिर अपन बात करते हैं बी बीटा फॉर्म की, यानी ये इसकी राइट हैंडेड का मतलब है इस तरीके से, इस तरीके से, और इसका उल्टा जो होता है इस तरीके से, ये जो कॉइलिंग है इसको अपन क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड। तो अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं राइट हैंडेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बी बी डीएनए की फॉर्म है उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं पर टन में और ये भी राइट हैंड होता है, यानी राइट हैंडेड इसकी कॉइलिंग रहती है।
थर्ड देखते हैं सी डीएनए या सी फॉर्म, उसमें 9 बेस पेयर पर टन में प्रेजेंट होते हैं, ये भी राइट हैंडेड होता है। और फोर्थ है डी फॉर्म यानी डी डीएनए, जिसमें 8 बेस पेयर लगभग प्रेजेंट होते हैं और पर टन, और ये जो है वो राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। लेकिन अपन बात करते हैं जेड डीएनए की, तो ये जेड डीएनए जो होता है वो जिगजैग होता है और जिगजैग डीएनए टाइप का, और इसमें पर टन लगभग 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंडेड आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये टोटल डीएनए की 5 फॉर्म्स हो गई, उसमें कितने नंबर में बेस पेयर थे पर टन में, और उसकी कॉइलिंग कैसी रहती है। इन चार की तो कॉइलिंग सेम डायरेक्शन की है। ये एक सिंगल है जो क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। क्लियर। तो ये जो है वो आपका डीएनए है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्म पे अपन आरएनए क्या होता है, आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आरएनए कितने टाइप्स का होता है, और इरविन चारगाफ का रूल क्या होता है, वो अपन देखेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।